हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सपोज आपके पास दो बॉडीज है। इफ फर्स्ट बॉडी इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी विल आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ये जो फोर्सेस हैं F1 एंड F2 ये मैग्नीट्यूड्स में इक्वल होंगे और इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। सपोज फर्स्ट बॉडी ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, सेकंड बॉडी भी इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जांपल देखिए, सपोज आपने बॉल को ड्रॉप किया फ्लोर के ऊपर। ये बॉल जो होती है वो बाउंस बैक कर जाती है, राइट? वाई सो? व्हेन यू स्ट्राइक द बॉल ऑन द फ्लोर, द बॉल एक्चुअली एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द फ्लोर, और जो फ्लोर है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है बॉल के ऊपर, इक्वल भी और ऑपोजिट भी, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। उन पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन क्या है? जो बॉल ने फ्लोर के ऊपर लगाया, और रिएक्शन क्या है? जो फ्लोर ने बॉल के ऊपर लगाया। ठीक है, एंड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर। तो आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। टोटल फोर्स जीरो कब होगा? जब आप एक ही बॉडी के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो। मैं इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन यहाँ से और 10 न्यूटन यहाँ से लगा रही हूँ, तब आप कहेंगे नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लग रहे हैं। जैसे इस यहाँ देखिए, एक बार बॉल ने फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाया एंड सेकंड टाइम फ्लोर ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, सो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्वड हियर, सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। नाउ सम ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स। हाउ डू वी वॉक? व्हेन यू वॉक यू एक्चुअली पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स। आप पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश करते हैं, एंड दिस इज द एक्शन फोर्स। और इन टर्न ग्राउंड जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है आपकी फीट के ऊपर, जिसकी वजह से आप आगे चल पाते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक्शन और रिएक्शन फोर्स मेंशन जरूर करेंगे अपने आंसर्स में। अच्छा, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी ग्राउंड और सैंड? क्योंकि आप उसमें एक्शन ही नहीं दे पा रहे हो, तो यू आर अनेबल टू पुश सच अ ग्राउंड सफिशिएंटली हार्ड। अब जब एक्शन ही नहीं दिया तो रिएक्शन भी नहीं मिलता है। Okay, while swimming, a person pushes water with his hands in the backward direction. Backward direction, तो ये हुआ action force, और in turn water क्या करता है? उसको reaction force देता है, which helps him in forward motion. Action of a rotatory lawn sprinkler. आपने lawns में देखा होगा water sprinkler, इसमें ये this is also based on Newton's third law of motion. Actually क्या होता है, जब water इस nozzle से बाहर आ रहा होता है, it exerts equal and opposite force ऑन द स्प्रिंकलर, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, पानी यहाँ से आ रहा है, ये जो है वो राइट ऐसे मूव करने लगेगा। यहाँ से पानी आ रहा है, सो दिस विल मूव लाइक दिस, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है, और पानी आ रहा है ऐसे। ओके, सो एज वाटर कम्स आउट इट एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कॉजिंग द स्प्रिंकलर टू रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Then jet planes and rockets, they also work on the principle of action reaction. पहले हम ये बलून का देख लेते हैं। देखिए बलून जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो जेट प्लेन के प्रिंसिपल को समझा देती है। अगर मैं एक बलून को एयर से फिल करके ऐसे रिलीज कर दूं तो दिस बलून गोज अपवर्ड। बाय, क्योंकि जो एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। एयर, एक फोर्स लग रहा है एयर के ऊपर, ये एक्शन फोर्स है, और इन टर्न रिएक्शन फोर्स मिलता है बलून को, जिसकी वजह से बलून ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। एंड सेम रॉकेट्स एंड प्लेन्स में भी होता है। रॉकेट्स में जो हॉट गैसेस होती हैं दे मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद अ वेरी हाई स्पीड, ये एक्शन फोर्स है, और इन टर्न रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ डाउनवर्ड गोइंग गैसेस pushes the rocket in upward direction. Okay, now when a man jumps out of a boat, the boat moves backward. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वेन यू स्टेप आउट ऑफ द बोट यू एक्चुअली प्रेस द बोट विद योर फीट, है ना, ऐसे प्रेस करते हो, जिसकी वजह से बोट जो है थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं, ये होता है एक्शन। और इन टर्न बोट exerts equal and opposite force on the man in the forward direction. Now next is recoiling of gun. When gun is fired, it exerts force on the bullet.
ठीक है, ये होता है एक्शन फोर्स जो आगे की तरफ जा रहा है, और बुलेट इन टर्न गन के ऊपर इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से गन गेट्स रिकॉइल्ड, जिसकी वजह से एक शोल्डर में भी आपको किक लगता है, एक जर्क मिलता है, बैकवर्ड जर्क। इसलिए बोलते हैं कि गन को काफी टाइटली होल्ड करना चाहिए फायरिंग के टाइम। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज, देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशंस इक्वल मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जो बुलेट आगे गई है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, और जो गन पीछे आएगी उसका उसका स्पीड बहुत कम होगा, राइट। वाई सो? वाई? जब दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है, गन के ऊपर भी, जो बुलेट आगे गया है उसके ऊपर भी फोर्स, और जो गन है हैंड में उसके ऊपर भी फोर्स इक्वल है, बट इसका एक्सेलरेशन वेरी लेस है, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इट विल बी वेरी लार्ज। वाई सो? because bullet has mass very less, right? F is equal to ma होता है। now force is constant, force दोनों पे equal है, तो mass ma जो है वो equal है, ये हमने last वीडियो में डिस्कस किया था। m is inversely proportional to a, I told you when force is constant m is inversely proportional to a, तो जिसका mass less होगा उसकी acceleration ज़्यादा होगी, तो इसीलिए गन की acceleration, क्योंकि इसका mass बहुत ज़्यादा है, इसका acceleration बहुत less होता है, and bullet is lighter, therefore it is accelerated more. Now see this question. A large truck and a car both moving with velocity of magnitude u. This is a truck and a car. They both are moving with velocity u, and they have head-on collision and move. Both of them come to a halt. अच्छा, collision हुआ इनके बीच में 1 सेकेंड के लिए collision होता है, और वो halt पे आ जाते हैं, मतलब final velocity उनका zero हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी उनका जीरो हो गया। नाउ व्हिच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट? थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक। दे विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ट्रक भी कार के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और कार भी ट्रक के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी। नाउ व्हिच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम? देखिए, इनिशियल मोमेंटम कार का, ट्रक का क्या होगा? सपोज इसका मास m है, कैपिटल M, ज्यादा मास होगा, और कार का मास स्मॉल है। नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ truck? mu. What is the final momentum of truck? Zero, because it has come to halt. What is the initial momentum of car? Small m into u. स्पीड तो सेम है, मास लेस है, एंड फाइनल मोमेंटम इज जीरो। तो अब चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं। पी एफ माइनस पी आई, जीरो माइनस एम यू, और ये हो जाएगा जीरो माइनस एम यू, माइनस एम यू, माइनस एम यू। अब इसमें से कौन सा वैल्यू ज्यादा है? नेगेटिव साइन को आप कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज नेगेटिव साइन टेल्स यू द डायरेक्शन। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंसिडर करिए। विच इज ग्रेटर? ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर। यू तो सेम है, स्पीड सेम है, मास ऑफ ट्रक इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ कार, सो ट्रक एक्सपीरियंसेस greater change in momentum. Which vehicle experiences greater acceleration? Acceleration किसका ज्यादा होगा? सेम क्वेश्चन है, देखिए फोर्स ट्रक के ऊपर और फोर्स कार के ऊपर सेम रहेगा, राइट? फोर्स सेम है तो मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि अभी पहले बताया। सो जिसका मास लेस होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो कार की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। Okay, so thank you for watching. Please subscribe to my channel if you find my videos useful. In the next video, we will discuss conservation of momentum and numericals related to it.